हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल विकास के सीरीज के अंदर हम एक एक्ट कर रहे थे जिसका नाम था पीटा एक्ट, और कल हमने उसको आधा कर लिया था और आधे जो प्रोविजन बचे हुए हैं उनको आज हम बहुत अच्छे से निपटाने वाले हैं, उसका तीसरी करने वाले हैं। पूरा एक्ट नाम क्या था? पीटा एक्ट का पूरा नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इसके हमने कल 9 सेक्शन कर लिए थे। एक बार मैं जल्दी से रिवीजन कर देता हूं ताकि हम आगे वाला सेक्शन अच्छे से कर सकें। पहला सेक्शन हमने क्या किया था भाई? सबसे पहले हमने जाना इसकी 25 धाराएं हैं। ये लागू कब हुआ था? 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ था। सबसे पहले हमने 5 तरह की परिभाषाएं पढ़ी थी। वेश्यावृत्ति की परिभाषा हमने देखी थी धारा 2A के अंदर। उसके बाद बालक की परिभाषा हमने देखी जो 16 साल से कम का है। उसके बाद अवयस्क की परिभाषा हमने देखी जो 16 से 18 के बीच का है। फिर हमने देखा वयस्क कौन होता है जो 18 से पार कर चुका है। लास्ट में हमने देखा वेश्यावृत्ति, किसी भी व्यक्ति का कॉमर्शियल यूज के लिए लैंगिक शोषण करना क्या कहलाता है? वेश्यावृत्ति कहलाता है। धारा 3 में हमने क्या देखा था कि अपने परिसर का, अपने स्थान का वेश्यावृत्ति के लिए यूज करना दंडनीय अपराध था। धारा 4 के अंदर हमने क्या देखा था? वेश्याओं की कमाई के ऊपर जीवन यापन करना दंडनीय अपराध था। धारा 5 के अंदर हमने क्या देखा था? धारा 5 में देखा था किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति करवाने के लिए प्राप्त करना या उत्प्रेरित करना या उसको ले जाना, ये भी अपराध दिया गया था धारा 5 के अंदर। धारा 6 के अंदर क्या दिया गया था? किसी भी व्यक्ति को ऐसे परिसर के अंदर रोके रखना जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, वो अपराध धारा 6 में बताया गया था। धारा 7 क्या कहती थी? किसी भी पब्लिक प्लेस के आसपास या पब्लिक प्लेस के अंदर वेश्यावृत्ति करवाना, इसके अंदर होटल भी शामिल था। और धारा 8 में कहती है वेश्यावृत्ति के लिए किसी को लालच देना या वेश्यावृत्ति की किसी से मांग करना। और धारा 9 लास्ट में कहती है कोई व्यक्ति आपकी कस्टडी के अंदर है और आप उस व्यक्ति से वेश्यावृत्ति की मांग करते हो या उसको वेश्यावृत्ति का लालच देते हो, तो धारा 9 के अंदर देखा था। इनकी जो सजाएं हमें दी गई थी, आपको सजा याद करनी है। अब हम आते हैं इसके बाद में। ये तो था कि वो अपराध जिनके बारे में यहाँ पर सजा दी गई है, उन सभी अपराधों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है इन अपराधों के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी, भी सजा कौन देगा, इनको पकड़ेगा कौन, इनके पास नोटिस लेके कौन जाएगा। ये सब जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए एक हमें विशेष तरीका बताया गया है, हम उस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। पहली बात तो यदि कहीं पर वेश्यावृत्ति हो रही है, किसी परिसर के अंदर हो रही है, किसी होटल के अंदर हो रही है, किसी घर के अंदर हो रही है, तो वहां पर आपने सुना होगा ना कि होटल के अंदर छापा पड़ गया जी। तो छापा मारने के लिए, जांच करने के लिए, तलाशी लेने के लिए जो अधिकारी जाता है, उस अधिकारी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। उसका नाम होता है विशेष पुलिस अधिकारी या उसका नाम होता है दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी। तो ये 2 अधिकारी हमारे पास हैं। राज्य सरकार नियुक्त करती है विशेष पुलिस अधिकारी को और केंद्र सरकार नियुक्त करती है दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को। तो अब हम देखते हैं दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी कौन है और विशेष पुलिस अधिकारी कौन है और इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनके काम क्या क्या हैं। तो ये हमारे पास बताया गया है धारा नंबर 13 के अंदर। जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि 25 की 25 धाराएं हमारे लिए काम की नहीं हैं। कुछ एक धाराएं ऐसी हैं जो हम छोड़ेंगे। 9 हमने की थी, 10 काम की नहीं है, 11 काम की नहीं है, 12 काम की नहीं है। सीधी हम कहाँ आ जाते हैं? धारा नंबर 13 के अंदर आ जाते हैं, जहां पर क्या लिखा हुआ है? विशेष पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी तथा सलाहकार बोर्ड। विशेष पुलिस अधिकारी तथा सलाहकार बोर्ड। विशेष पुलिस अधिकारी होगा भाई वेश्यावृत्ति के मामलों में कार्रवाई करने के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा भाई? राज्य सरकार के द्वारा। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सबसे पहली बात तो है राज्य सरकार के द्वारा। दूसरी बात है विशेष पुलिस अधिकारी किसे बनाया जा सकता है, कौन हो सकता है विशेष पुलिस अधिकारी? तो कम से कम विशेष पुलिस अधिकारी कौन हो सकता है भी? कम से कम पुलिस निरीक्षक की रैंक का होना चाहिए। पुलिस निरीक्षक, कम से कम पुलिस निरीक्षक, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की रैंक का अधिकारी होना चाहिए। उससे छोटे अधिकारी को यह नहीं बनाया जा सकता।
जैसे आपने सुना होगा ना, ASI आपने सुना होगा, उसके बाद SI सुना होगा, और SI के बाद आता है CI, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कम से कम क्या होना चाहिए भाई, पुलिस निरीक्षक। SI होता है सब इंस्पेक्टर, CI होता है सर्कल इंस्पेक्टर, और ASI होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। तो कम से कम हमारे पास कौन सा अधिकारी होना चाहिए भाई, पुलिस निरीक्षक या पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। इसको ही हम क्या बना सकते हैं भाई, विशेष पुलिस अधिकारी बना सकते हैं। और कौन बनाएगा भाई, राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन मान लो कि मामले ज्यादा हो जाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए विशेष पुलिस अधिकारी कम पड़ जाते हैं, या कोई ऐसा स्पेशल मामला हमारे पास आ जाता है, या राज्य सरकार ने अभी तक किसी भी अधिकारी को विशेष पुलिस अधिकारी नहीं बनाया है, तो जो हर जिले का जिला मजिस्ट्रेट होता है ना, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो जिला कलेक्टर होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने जिले के अंदर किसी भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को या किसी भी रिटायर्ड सेना के अधिकारी को विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां दे सकता है। क्या भाई, यदि राज्य सरकार ने ऐसा नहीं बनाया है तो नोट लगा के लिख लेना, कौन कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट। कौन भाई, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। जिला मजिस्ट्रेट किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष मामलों के लिए, किसी विशेष मामलों में या विशेष परिस्थितियों में किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को या किसी सेना अधिकारी को जो वर्तमान में सेना के अंदर है, या किसी रिटायर्ड सेना अधिकारी को, ऐसा अधिकारी जो कभी सेना के अंदर था। क्या बना सकती है भाई, सेना अधिकारी को पूरा लिख ही देता हूं, विशिष्ट पुलिस अधिकारी की शक्तियां दे सकता है। विशिष्ट पुलिस अधिकारी की शक्तियां दे सकता है। लेकिन जब जिला मजिस्ट्रेट किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को या रिटायर्ड सेना के अधिकारी को ऐसी शक्तियां देगा, तो उनके रैंक को भी ध्यान रखेगा कि जैसे हमने देखा ना, कम से कम क्या होना चाहिए, पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। तो इसमें भी ये ध्यान दिया जाएगा कि यदि किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को यदि विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जा रहा है, तो वो भी कम से कम किस रैंक पे रहा हो भाई, अपनी रिटायरमेंट से पहले पुलिस इंस्पेक्टर रैंक पे तो रहा हो। यदि इससे नीचे की रैंक पे यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया तो उसको नहीं बनाएंगे। इसी तरह से यदि किसी सेना के अधिकारी को बनाया जाता है, तो सेना के अंदर होता है भी कमीशन अधिकारी और अनकमीशन अधिकारी, तो कम से कम उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, कमीशन अधिकारी वाली रैंक होनी चाहिए, तभी उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नोट, यदि किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को बनाया जा रहा है, यदि किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को बनाया जा रहा है, तो वो कम से कम क्या रहा हो भाई, इंस्पेक्टर की रैंक पर रहा हो या निरीक्षक की रैंक पर रहा हो, निरीक्षक के पद पर रहा हो, ठीक है ना, उसे ही बनाया जा सकता है। यदि किसको बनाया जा रहा है भाई, रिटायर्ड सेनाधिकारी को या सेनाधिकारी को बनाया जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो कम से कम क्या रहा हो भाई, उससे ऊपर कुछ भी रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसपी रहा हो, डीएसपी रहा हो, डीआईजी रहा हो, आईजी रहा हो, डीजी वाईजी कुछ भी रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम क्या रहा हो भाई, वो कम से कम वो कमीशन अधिकारी के पद पर रहा हो। इनकी रैंक होती है भाई ये, ठीक है ना, सेना के अंदर कमीशन अधिकारी और नॉन कमीशन अधिकारी होते हैं, तो कम से कम क्या हो भाई, उसकी रैंक क्या हो, कमीशन अधिकारी की हो, तभी उसको क्या बनाया जा सकता है भाई, विशेष पुलिस अधिकारी। ये तो बात थी विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में। एक हमारे पास आता है दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, उसका जिक्र भी यहीं पर किया गया है 13 में है। दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी जो है, इसकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भाई, केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त होता है।
क्वेश्चन यदि आ जाए, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किस रैंक का होना चाहिए? कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। क्वेश्चन यदि आ जाए, दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन इसकी रैंक क्या होगी, इसके बारे में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। कहा गया है केंद्र सरकार अपने नियम बनाएगी, उसके हिसाब से इसको ऐसा कर सकती है, ठीक है ना। इसके रैंक के बारे में कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता आपको। दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस रैंक के अधिकारी की जाएगी, लेकिन विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी धारा नंबर 13 के तहत। किसके द्वारा भी? राज्य सरकार के द्वारा। और किसको ये अधिकार है भाई? मैजिस्ट्रेट को भी ये अधिकार है कि वो किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को या रिटायर्ड सेना के अधिकारी को क्या बना सकता है भाई? विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां दे सकता है। ये तो हमारे पास था धारा नंबर 13। अब धारा नंबर 14 क्या कहता है? धारा 14 कहती है कि इस एक्ट के तहत जो भी हमने अपराध पढ़े थे, कल धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 9 तक हमने 7 अपराध पढ़े थे, तो इस एक्ट के तहत जो भी हम अपराध पढ़ रहे हैं उन अपराधों की प्रकृति क्या है, उन अपराधों का नेचर क्या है। तो धारा 14 बात करती है अपराधों की प्रकृति। धारा 14 कहती है अपराधों की प्रकृति कैसी होगी, किस नेचर के होंगे। अब आप प्रकृति अच्छे से जानते हो भाई, संज्ञेय होंगे या असंज्ञेय होंगे, जमानती होंगे या गैर जमानती होंगे, समनीय होंगे या असमनीय होंगे, या समन मामला होगा या वारंट मामला होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यह अपराध की हमारे पास 8 नेचर होती है। तो इसके अंदर लिखा गया है जो भी मामला होगा ना, वो अपराध हमारे पास संज्ञेय प्रकृति का अपराध होगा। क्या होगा भाई? संज्ञेय प्रकृति का अपराध होगा। आप जानते हो संज्ञेय प्रकृति का अपराध कौन सा होता है? संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे पास वो ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर बिना वारंट के पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं भाई? वे अपराध जिनके अंदर पुलिस हमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 14 के अंदर लिखा हुआ है भाई अपराध कैसा होगा भाई? संज्ञेय अपराध होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक शर्त भी लिखी हुई है, और जितने भी हमने अपराध देखे उसके अंदर कहीं शर्त नहीं लिखी हुई थी, है ना। चाहे हमने घरेलू हिंसा वाले में देखा, दहेज वाले में देखा, ठीक है ना, जिस भी एक्ट में हमने देखा कहीं भी शर्त नहीं दिखी थी। भी असंज्ञेय का मतलब यही है कि पुलिस आपको बिना वारंट के क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि बिना वारंट के गिरफ्तार करना है ना, यदि बिना वारंट के क्या करना है? गिरफ्तार करना है, तो कौन कर सकता है बिना वारंट के गिरफ्तार? केवल और केवल विशेष पुलिस अधिकारी ही कर सकता है। वही व्यक्ति जो जिसको धारा 13 के अंदर विशेष पुलिस अधिकारी बनाया है ना, केवल और केवल विशेष पुलिस अधिकारी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। पहली बात तो ये लिखी गई है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी केवल और केवल विशेष पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि विशेष पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है, वो अनुपस्थित है और वो अपना चार्ज किसी और व्यक्ति को देता है, विशेष पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है, वो अपना चार्ज किसी और व्यक्ति को देता है, तो पहली बात तो ये अपना चार्ज यदि ज्यादा से ज्यादा दे सकता है ना, तो एसआई रैंक के अधिकारी को दे सकता है, उससे छोटे अधिकारी को तो दे ही नहीं सकता। ये चार्ज देके भी जाता है ना, तो एसआई रैंक के अधिकारी को दे सकता है, उससे छोटे अधिकारी को चार्ज नहीं दे सकता। दूसरा, यदि ऐसा चार्ज देना है तो लिखित के अंदर देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा। और यदि ऐसा चार्ज इसने दे दिया तो उस एसआई रैंक के अधिकारी के द्वारा भी बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। मतलब कांस्टेबल जो है वो बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकता, एएसआई जो है वो बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकता इस अपराध के लिए या इस अधिनियम के तहत। यदि इस अधिनियम के तहत बिना वारंट की गिरफ्तारी करनी है तो या तो कौन करेगा भाई? विशेष पुलिस अधिकारी करेगा, या मैं आपको नीचे लिख देता हूं अच्छे से, या तो कौन करेगा? विशेष पुलिस अधिकारी करेगा, या विशेष पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, विशेष पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसा पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे विशेष पुलिस अधिकारी ने लिखित में यह दायित्व सौंपा हो, लिखित में यह दायित्व सौंपा हो, लेकिन ऐसा पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक
उप निरीक्षक क्या होता है भाई, SI सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई। कम से कम यदि बिना वारंट की गिरफ्तारी करनी है तो SI होगा, इससे कम का नहीं होगा। और SI भी तब करेगा जब उसको रिटर्न के अंदर ये परमिशन दी गई हो विशेष पुलिस अधिकारी के द्वारा कि मैं तो हूं नहीं, आप वहां जाके क्या कर लो, उसको अरेस्ट कर लो। तो ये हमारे पास धारा 14 बताती है कि अपराध की प्रकृति कैसी होगी। सीधा क्वेश्चन आएगा भाई, पीटा एक्ट के तहत यदि अपराध किया जाता है तो उस अपराध की प्रकृति कौन सी होगी, तो कैसी होगी भाई इस अपराध की प्रकृति हमारे पास अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन किसके द्वारा किया जा सकता है, विशेष पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है, या विशेष पुलिस अधिकारी यदि किसी SI रैंक के अधिकारी को अपनी अनुपस्थिति के अंदर परमिशन देता है तो वो व्यक्ति कर सकता है। अब हमारे पास है धारा नंबर 15। धारा 15 कहता है कि यदि मालूम मैजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है इसके बारे में, या पुलिस को इसके बारे में सूचना मिलती है कि किसी स्थान के ऊपर क्या हो रही है भाई, वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है वहां पर तलाशी लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तलाशी लेने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो तलाशी अगर ली जाती है तो वो भी बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। ये बात कहाँ लिखी गई है, धारा नंबर 15 के अंदर क्या कहती है, बिना वारंट के तलाशी, बिना वारंट के तलाशी कहाँ की, ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही हो या की जा रही हो, ठीक है ना, एक की बात है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थान की क्या ली जा सकती है भाई, तलाशी ली जा सकती है। और कैसे ली जा सकती है, बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। फिर वही बात, बिना वारंट के तलाशी कौन ले सकता है, कौन ले सकता है भाई, या तो विशेष पुलिस अधिकारी ले सकता है, या कौन ले सकता है भाई, अभी हमने एक और पढ़ा था ना, दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, या तो तलाशी लेने का अधिकार जो है बिना वारंट के किसको दिया गया है, विशेष पुलिस अधिकारी को दिया गया है, या किसको दिया गया भाई, दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है। अब जब तलाशी ली जाती है और तलाशी के अंदर यदि ये पता चलता है कि वहां पर कुछ लोग हैं जो वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, या किसी को वहां पे जबरदस्ती रखा हुआ है जिससे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, और यदि मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के सामने इस तरह का मामला जाता है कि कोई किसी जगह है जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है और वहां पर कुछ लोग हैं जिनको जबरदस्ती रखा हुआ है, तो उन लोगों को छुड़वाने के आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाते हैं। और वो आदेश दिए जाते हैं धारा नंबर 16 के अंदर, धारा नंबर 16 के अंदर। धारा 16 क्या कहता है भाई, व्यक्तियों को छुड़ाने के आदेश, व्यक्तियों को छुड़वाना, व्यक्तियों को छुड़वाना कब छुड़वाएंगे भाई, जब ये पता चलता है मजिस्ट्रेट को कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है उस मकान के अंदर या उस ग्रह के अंदर, उस स्थान के अंदर। तो मजिस्ट्रेट आदेश देता है पुलिस अधिकारियों को कि आप वहां पर जाओ, वहां पर तलाशी लो, और वहां पर जो जो व्यक्ति बंधक बना के रखे गए हैं या जिन व्यक्तियों से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवा रही है या जो व्यक्ति अपनी इच्छा से भी वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, उनको वहां से बाहर निकालो भाई, ठीक है ना, उनको छुड़वाने का काम करो। तो क्या भाई मजिस्ट्रेट क्या देगा, आदेश देगा। तो कैसे छुड़वाया जाएगा भाई, पहली बात तो मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा, अपनी इच्छा से नहीं, मजिस्ट्रेट के आदेश पर। अब दूसरी बात, मजिस्ट्रेट किसको आदेश देगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी ही जाएगा ना, मजिस्ट्रेट खुद तो जाने से रहा, किसी पुलिस अधिकारी को आदेश देगा, या तो कहेगा विशेष पुलिस अधिकारी को, या किसको कहेगा भी, दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को। यदि ये वहां पर उपस्थित नहीं है तो कम से कम यदि किसी व्यक्ति को वहां पर भेजा जाएगा ना तो SI रैंक का होगा, उसी नीचे का नहीं होगा। या तो इसको कहेगा भी विशेष पुलिस अधिकारी को, या किसको कहेगा भाई, दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को। यदि ये दोनों वहां पर उपस्थित नहीं है तो कम से कम जिस अधिकारी को भेजा जाएगा वो किस रैंक का होगा भाई, SI रैंक का होगा। मैजिस्ट्रेट के आदेश पर कम से कम SI रैंक का, उप निरीक्षक कहते हैं भाई, SI रैंक का पुलिस अधिकारी। पहली बात तो कैसे जाएगा भाई, मैजिस्ट्रेट के आदेश पे जाएगा। दूसरी बात कौन जाएगा, कम से कम SI रैंक का पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान पर जहां वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है
से व्यक्तियों को छुड़वाएगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, एक्ट में लिखा हुआ है कि ऐसे स्थान में प्रवेश करेगा तथा व्यक्तियों को छुड़वाएगा, ऑब्वियस है, यदि छुड़वाना है तो वहां पहले जाना ही पड़ेगा ना। तो वो बात मैंने स्किप की है कि कम से कम ऐसे रैंक का अधिकारी होना चाहिए। अपनी इच्छा से नहीं जाएगा, कैसे जाएगा भी मजिस्ट्रेट के आदेश की, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर उसके पास होगा तभी वो जाएगा। कम से कम ऐसे ही रैंक का अधिकारी होगा और ऐसे स्थान पर जाएगा तथा जहां भी वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है उन लोगों को क्या करवाएगा भी, फ्री करवाएगा। केवल ऐसा नहीं केवल फ्री करवा के काम कर देगा, इसके आगे वाली बात इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी संभव हो सके उन सभी लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा, ताकि मजिस्ट्रेट उनके बारे में आगे आदेश दे सके भी इनका करना क्या है। तो वो अपने पास नहीं रखेगा उनको, ऐसा नहीं कि छुड़वा दिया जाओ अपने अपने घर जाओ, ऐसा नहीं है। जिनको छुड़वाया है, जिनको वहां से मुक्त किया है, आजाद किया है या जिनको वहां से गिरफ्तार किया है, उनको जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन लिख लो, ऐसे व्यक्तियों को शीघ्रता मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो उन व्यक्तियों को छुड़वा लिया है भाई, ठीक है ना। अब उन व्यक्तियों को कहां पेश किया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अब मान लो मजिस्ट्रेट को ऐसी जानकारी, अब मजिस्ट्रेट के बारे में क्या आदेश देगा हम आगे देखेंगे। मजिस्ट्रेट को सुरक्षा गृह में रहने के आदेश दे सकता है, संरक्षण गृह के अंदर रहने के आदेश दे सकता है, धारा 21-22 के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक धारा हमारे पास आती है, धारा नंबर 18, हम नंबर वाइज ही कर लेते हैं, ठीक है ना। धारा नंबर 18 हमारे पास आती है। धारा नंबर 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि यदि मान लो मजिस्ट्रेट को इस तरह की सूचना मिलती है, चाहे पुलिस के द्वारा मिलती है, चाहे किसी और साधन से मिलती है, चाहे मजिस्ट्रेट को खुद ये सूचना मिलती है, क्या सूचना मिलती है कि कोई एक ऐसा मकान है जिसके अंदर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। तो ये तो क्या था भाई, वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी, तो वहां पर उसने पुलिस अधिकारी को भेजा, वो पुलिस अधिकारी को क्या कहा भी, तो वहां पे उन लोगों को छुड़वा के आ जा, ठीक है ना। जितने लोग वहां पे वेश्यावृत्ति कर रहे थे उनको वहां से खाली करवा ले। लेकिन यदि किसी परिसर के अंदर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है और कोई मकान जो है किराए के ऊपर दिया गया है, मकान मालिक खुद नहीं करवा रहा है, किराए के ऊपर दिया गया है या किसी और रेंट के ऊपर दिया गया है, एग्रीमेंट के ऊपर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है भाई, वहां से बंदे तो निकलवा लिए, फिर मजिस्ट्रेट उस मकान मालिक को नोटिस भेजता है, मकान मालिक को नोटिस भेजता है कि तुम ऐसे कर 7 दिन के अंदर अंदर तेरा ये मकान है ना खाली करवा ले इन लोगों से, नहीं तो तेरी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इस तरह का आदेश दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति को जिसका वो मकान है, कि तेरे जो प्रॉपर्टी है, तेरी संपत्ति जो है, चाहे तुझे पता था या नहीं पता था, हम तुझे बता रहे हैं कि इसका उपयोग वेश्यावृत्ति के लिए किया जा रहा था और हम तुझे आदेश देते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम इसको खाली करवा ले। यदि 7 दिन से ज्यादा का टाइम लगाना, 8वें दिन हम तेरी प्रॉपर्टी सीज करके चले जाएंगे, वे जब्त कर लेंगे, फिर तो रोता रहना क्या होगा। तो ये हमारे पास कहां लिखा गया है अभी, धारा नंबर 18 के अंदर। तो धारा 18 के अंदर क्या लिखा गया है, वेश्यावृत्ति को, जो वेश्यागृह है हमारे पास या वेश्यालय है, उनको खाली करवाने के संबंध में आदेश दिए गए हैं। तो धारा 18 वेश्यागृह को बंद करवाना तथा परिसर से अपराधियों को बेदखल करना। धारा 18 किसके बारे में बात करती है, वेश्यागृहों को बंद करवाना तथा वेश्यागृहों को बंद करवाना तथा उस परिसर से आरोपियों को बेदखल करना। इसके अंदर लिखो, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना मिले, कहीं से भी मिले, ठीक है ना, चाहे वो पुलिस के माध्यम से मिले, चाहे उसको खुद को मिले, चाहे दूसरे व्यक्ति उसको आके कहे, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना मिले कि सार्वजनिक स्थानों के 200 मीटर के दायरे में 200 मीटर के दायरे में किसी परिसर में वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो वह उस परिसर के, वही बात जो हमने पहले लिखी थी, पट्टेधारक या
भार साधक व्यक्ति या मालिक, मकान मालिक जिसको हम कह सकते हैं, या अधिभोगी को नोटिस देकर यह कहेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 7 दिन। क्वेश्चन आ सकता है कि पीटा एक्ट की धारा 18 के तहत मकान मालिक को नोटिस कितने दिन का दिया जाता है? कितने दिन का भाई? 7 दिन में अपनी संपत्ति या अपना परिसर ऐसे प्रयोजन से मुक्त कर ले, ऐसे प्रयोजन से मुक्त करवा ले, अन्यथा जब ऐसी संपत्ति क्या कर ली जाएगी भाई? जब्त कर ली जाएगी, कुर्क कर ली जाएगी। कुर्क बोला जाता है भाई, कुर्क ही बोलते रहते हैं, कर ली जाएगी। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है भाई? धारा नंबर 18 के अंदर। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है भाई? 7 दिन इंपॉर्टेंट है कि यदि कहीं भी पब्लिक प्लेस के आसपास के 200 मीटर के दायरे के अंदर पता चलता है कि वहाँ पे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकते हैं कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर आप प्रॉपर्टी को खत्म कर, खाली करवाओ, लोगों को वहां से बेदखल करो, वहां से भगाओ। यदि आप ऐसा काम नहीं करते हो तो हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे भाई? सीज कर लेंगे। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? धारा नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो, धारा नंबर 16 के अंदर हमने देखा था व्यक्तियों को छुड़वा के लाए हैं भाई, पटक के लाए हैं, वहां से उखाड़ के ले आए, वहां से उठा के ले आए वहां से। धारा नंबर 19 के अंदर 18 के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं भी? वहां से व्यक्तियों को उठाया है। 16 तथा 18 के तहत जो भी व्यक्ति आते हैं, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वेश्यागृह के अंदर रह रहा है, जिससे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं होता है कि वेश्यावृत्ति हर कोई अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है ना, किसी भी सूरत में जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। कई बार जबरदस्ती के अंदर हम देखते हैं ना कि जबरदस्ती के अंदर वेश्यावृत्ति करवाई जाती है बच्चियों से बहुत घिनौना अपराध करवाया जाता है उन बच्चियों से इस तरह का। तो क्या कह रहा था मैं कि या तो धारा 16 के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया हो, या धारा 18 के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया हो, या कोई ऐसी महिला जो वहां पर वेश्यावृत्ति कर रही है, केवल महिला नहीं पुरुष भी हो सकता है भी, ठीक है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करता है कि भाई मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ और मुझे आप अपनी देखरेख के अंदर रखो, तो मजिस्ट्रेट जो है उनको अपनी संरक्षा के अंदर रहने का, संरक्षण गृह के अंदर रहने के आदेश दे सकता है। भी वो कहाँ जाएंगे भाई? उस मजिस्ट्रेट को अपनी देखरेख में रखना पड़ेगा उन लोगों को। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा ना कि लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां होती है, उनको दलालों को बेच दिया जाता है, और वो दलाल क्या करवाते हैं भाई? वेश्यावृत्ति करवाते हैं। मूवी के अंदर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, दलाल वेश्यावृत्ति करवाते हैं। अब वो व्यक्ति यदि बाहर जाना भी चाहती है, वो लड़की वहां बाहर जाना भी चाहती है, तो दलाल उसको पकड़ के वापस ले आते हैं कि तुझे तो मैंने पैसे में खरीदा, तो वहां वापस जा कैसे सकती है? नहीं जा सकती। इसलिए वो लड़कियां यदि कोर्ट को कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, दलदल से बाहर निकलना है, तो मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं पुलिस वालों को कि आप इनको क्या रखो? सुरक्षा गृह के अंदर रखो या न्यायालय की देखरेख के अंदर रखो, ताकि कोई वापस इनसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति का धंधा नहीं करवा सके। ये कहां आदेश दिया जाता है भी? धारा नंबर 19 के अंदर आदेश दिया जाता है। धारा नंबर 19 के अंदर आदेश दिया जाता है, संरक्षण या सुरक्षा गृह के अंदर भेजने का आदेश। धारा नंबर 19 संरक्षण गृह या संरक्षा गृह में भेजने का आदेश। तो आप लिखो इसमें, वेश्यागृह से छुड़ाए गए लोगों को या आवेदन मिलने पर, ठीक है ना, कोई मजिस्ट्रेट को ये कहे, रिक्वेस्ट करे, आवेदन मिलने पर मजिस्ट्रेट नियमन आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट नियमन आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है भाई? पहला आदेश तो दे सकता है कि इनको आप कहाँ रखो भाई? उनको संरक्षा गृह या सुधार गृह में
रखने के आदेश दे सकता है, या मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि इनको आप न्यायालय की देखरेख के अंदर रखो या न्यायालय के संरक्षण के अंदर रखो, न्यायालय की देखरेख या संरक्षण में रखने का आदेश दे सकता है। न्यायालय की देखरेख या संरक्षण में रखने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। किन लोगों के लिए? जिनको या तो पकड़ा गया हो या जिनको छुड़ाया गया हो, या जो कोई अपनी इच्छा से मजिस्ट्रेट को ये कहे कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है और आप निकाल लो, तो मजिस्ट्रेट कह सकता है कि इनको आप संरक्षा गृह के अंदर रखो या सुधार गृह के। सुधार गृह क्या होता है? ऐसा गृह है जहां पर वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों को सुधारने के लिए रखा जाता है, सुधार गृह कहते हैं। संरक्षण गृह कौन सा होता है? ऐसा गृह जो जिम्मेवारी लेता है इसकी, इन लोगों का मैं संरक्षण रहूंगा, गार्जियन रहूंगा, इन लोगों की देखभाल मैं करूंगा, ऐसा गृह क्या कहलाता है? भी संरक्षण गृह कहलाता है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 के अंदर कहा गया है कि राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो सुधार गृह भी बनाए तथा संरक्षण गृह भी बनाए। किसकी ड्यूटी है भाई? राज्य सरकार की ड्यूटी है। तो आगे आप धारा नंबर 21 की हम बात कर लेते हैं। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 कहती है संरक्षा गृह तथा सुधार गृह का निर्माण कौन करेगा भाई? इनका निर्माण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के अंदर संरक्षा गृह तथा सुधार गृहों का निर्माण किया जाएगा। कितना किया जाएगा भाई? आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने एक करना है, दो करना है, हर जिले के अंदर एक करना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्या कहा गया भाई? राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार जितना उचित समझे उतने ही अपने राज्य के अंदर क्या बनाएगी भाई? संरक्षा गृह बनाएगी, और उतने ही क्या बनाएगी? सुधार गृह। सुधार गृह के अंदर आपको सुधरने का मौका दिया जाता है, और संरक्षा गृह के अंदर आपको कस्टडी दी जाती है। जैसे जो लड़की वहां से निकालेगी उसको जरूरत है कस्टडी की, या ऐसे लोग जो वहां पर वेश्यावृत्ति से जबरदस्ती करवाई जा रही थी उनको जरूरत है उनकी देखरेख की, तो ऐसे गृह जो देखरेख के लिए बनाए गए हों या ऐसे गृह जो उनको सुधारने के लिए बनाए गए हों, दोनों ही गृहों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है भी? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और कौन सी आर्टिकल के तहत की जाती है भी? धारा नंबर 21 के तहत की जाती है। अब हम बात करते हैं धारा 22 की। धारा 22 कहता है कि इसकी जो सुनवाई है वो कौन से जज साहब करेंगे? ये भी तो जरूरी है ना। ट्रायल जो है, इनका विचारण जो है वो कौन से जज साहब के द्वारा लिया जाएगा? कौन से जज साहब होंगे जो सुनवाई करेंगे? तो अब हमारी कहती है धारा नंबर 22। धारा 22 क्या कहती है? मामलों का विचारण। विचारण को हम भाई कह सकते हैं, एक हिसाब से सुनवाई कह सकते हैं, ट्रायल बोलते हैं इसको वैसे तो, ठीक है ना। कि मामलों का विचारण जो है, मामलों की सुनवाई जो है कौन से मजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी? हम आम खास एक ही मजिस्ट्रेट का नाम सुन रहे हैं भाई। कौन सा मजिस्ट्रेट? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, या कौन सा भी मजिस्ट्रेट? महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। लेकिन जो ये है हमारे पास इस तरह के मामले जो हैं पीटा एक्ट के मामले, इनके लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं, विशेष न्यायालय भी बनाए जा सकते हैं। ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट है, इनको बैठने के लिए स्पेशल न्यायालय बनाए जा सकते हैं। किस एक्ट के तहत? पीटा एक्ट के तहत। और स्पेशल न्यायालय जो है राज्य सरकार भी बना सकती है तथा केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो हमें आप नोट लगा के लिख लो यहाँ पर कि इन मामलों की सुनवाई के लिए, इन मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करके, किसे भाई? उच्च न्यायालय से परामर्श करके भी, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय होता है। एक राज्य के अंदर जितने भी न्यायालय होते हैं, छोटे न्यायालय, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे जीएम कोर्ट हो, एसीजीएम कोर्ट हो, सीजीएम कोर्ट हो, या फैमिली कोर्ट हो, एनडीपीएस कोर्ट हो, जितने भी कोर्ट होते हैं उन सबका जो हेड होता है वो हमारे पास कौन सा होता है भी? हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। तो जितने भी कोर्ट हैं वो सभी उसकी अंडरटेकिंग के अंदर होते हैं। तो यदि राज्य के अंदर एक नया कोर्ट बनाना है तो आपको उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करना पड़ेगा। पहले पूछना पड़ेगा भी ऐसा कोर्ट बना रहे हैं, बना दें या नहीं बना दें, ठीक है ना, केवल पूछना पड़ता है। तो इन मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करके विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। विशेष न्यायालयों की
स्थापना की जा सकती है, की जा सकती है। अब विशेष न्यायालयों की स्थापना कौन करेगा? विशेष न्यायालयों की स्थापना कौन करेगा? इसके बारे में स्थापना करती है राज्य सरकार भी कर सकती है भाई, तथा केंद्र सरकार भी कर सकती है। दोनों ही सरकारों के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। लेकिन हमारी अलग अलग धाराओं के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। धारा 22 क के अंदर लिखा हुआ है राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, तथा 22 क के अंदर, ये आपको याद रखना है भाई, धारा 22 क क्या कहती है कि राज्य सरकार जो है विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और दूसरा हमारे पास क्या है भाई, धारा 22 क, ये 2 क है इसके अंदर। ये हमें क्या कहती है भाई, केंद्र सरकार के पास ये पावर रहेगी कि केंद्र सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। तो हमने क्या देखा, मामलों का विचारण जो होगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेंगे या महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट की नियुक्ति की जाए, स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद करेंगे। कौन करेंगे भाई, या तो राज्य सरकार करेगी या कौन करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। राज्य सरकार करेगी, ये कहाँ लिखा गया है, धारा 22 क के अंदर लिखा गया है। और केंद्रीय सरकार करेगी, ये कहाँ पे लिखा गया है भाई, धारा 22 क के अंदर लिखा गया है। अब हमारे पास आता है कि इन मामलों की सुनवाई, ये जो मामले हैं ना वेश्यागृह चलाने वाले मामले हैं, ऐसे मामलों की सुनवाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाती है भाई। आप आज जानते हो कि कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाती है तो उसके बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं। पहले संज्ञान लिया जाता है, फिर कोई नोटिस सम्मन जारी किया जाता है या वारंट जारी किया जाता है, उसकी तामील करवाई जाती है, उसके बाद उसके ऊपर बहस की जाती है, फिर चार्ज लगाया जाता है, चार्ज के ऊपर बहस की जाती है, उसके बाद ट्रायल होता है, उस बहस के तहत दौरान ट्रायल होता है, फिर सजा सुनाई जाती है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के अंदर कई बार सालों गुजर जाते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है न्यायाधीश महोदय को कि यार ये मामला इतना लंबा चौड़ा खींचने वाला नहीं है और जल्दी से जल्दी यदि सजा नहीं दी गई तो ऐसे लोगों को इनकरेज मिलेगा, यार सजा तो मिलने वाली है, 20 साल के बाद मिलेगी, तब तक देखा जाएगा, करते रहो काम धंधा, जो करना है वो करते रहो। तो अपराधियों के अंदर भेद दिलाने के लिए भी जल्दी से जल्दी ट्रायल किया जाता है। तो जल्दी ट्रायल करने के लिए जो मेन ट्रायल होता है ना, उसके कुछ स्टेप छोड़ दिए जाते हैं। जल्दी ट्रायल करने के लिए मेन प्रोसेस है, उसमें से कुछ प्रोसेस छोड़ के उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं समरी ट्रायल या संक्षिप्त ट्रायल। हमारे सीआरपीसी के अंदर धारा नंबर 262 से लेकर धारा नंबर 265 के बीच में समरी ट्रायल कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। तो समरी ट्रायल का प्रोसेस यहाँ पे भी लागू होता है। यदि न्यायाधीश महोदय को ऐसा लगता है कि इस मामले का निपटारा जल्दी कर देना चाहिए तो वो किसका सहारा ले सकता है भाई, संक्षिप्त ट्रायल का सहारा ले सकता है, जिसको हम बोलते हैं संक्षिप्त विचारण। ये कहां लिखा गया है भाई, धारा नंबर 22 ख में ऐसा लिखा गया है, धारा 22B के अंदर। देखो 22 हमने देखा, 22A हमने देखा, 22AA हमने देखा, और नाउ वी आर सीइंग 22B। ठीक है, तो धारा B क्या कहती है, संक्षिप्त ट्रायल। संक्षिप्त ट्रायल कह दूं या विचारण कह दूं, इंग्लिश में बोलते हैं समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या होता है, जल्दी जल्दी सुनवाई कर देना और जल्दी जल्दी मामले को निपटा देना, उसे हम कहते हैं समरी ट्रायल। यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि मामले को जल्दी निपटा देना चाहिए तो समरी ट्रायल का सहारा ले सकता है। लिख लो, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले का निपटारा शीघ्र कर देना चाहिए तो वह सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता, नाम लिख देता हूं पूरा क्या भी इसका, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 262 से 265 के अनुसार, ये आपसे नहीं पूछेगा भाई, याद मत करना, ठीक है ना। भी कौन सी धारा के अंदर लिखा गया है, केवल यही पूछा जा सकता है
समरी ट्रायल लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, या समरी ट्रायल का जो प्रावधान है वो कहाँ पे किया गया है, 22 ख के अंदर किया गया। तो इतना बता जा सकता है के अनुसार संक्षिप्त ट्रायल किया कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है। लेकिन जो समरी ट्रायल होता है ना, समरी ट्रायल की एक बाउंडेशन होती है, लिमिटेशंस होती है, आप इसको डबल स्टार लगा के लिखना। जो भी आप संक्षिप्त विचारण करते हो, जल्दी जल्दी मामलों की सुनवाई करते हो, जल्दी जल्दी मामलों को निपटारा करते हो, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा दी जा सकती है, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो यदि कोई वेश्यावृत्ति का ऐसा मामला जज साहब के सामने आता है और जज साहब को यदि लगता है कि यार जो आरोप है इतना बड़ा आरोप नहीं है कि इसके अंदर बहुत बड़ी सजा दूं, मैं सजा में 1 साल तक की ही देना चाहता हूं, इसे बड़ी सजा मैं नहीं दूंगा, तो वो क्या करता है, समरी ट्रायल कर लेता है। यदि उनको लगता है कि नहीं यार आरोप गंभीर है, क्योंकि हमने देखा ना इसके अंदर आजीवन कारावास की सजा भी थी, धारा नंबर 6 के अंदर, धारा नंबर 7 के अंदर, धारा नंबर 5 के अंदर आजीवन कारावास की सजा भी थी, धारा 5 के अंदर 14 साल की सजा भी थी, 10 साल की सजा भी थी। तो यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसे लगता है कि मैंने 1 साल से ज्यादा की सजा सुनानी है, फिर वो समरी ट्रायल नहीं करता। और यदि उनको लगता है कि मैंने 1 साल तक की ही सजा सुनानी है, तो समरी ट्रायल करता है, मामले को जल्दी से निपटा देता है। तो इसमें आप नोट करके लिख लो, संक्षिप्त विचारण में अधिकतम मैक्सिमम 1 साल की ही सजा दी जा सकती है, 1 साल की ही सजा दी जा सकती है, इससे ज्यादा सजा जज साहब नहीं दे सकते। मान लो ऐसा हो जाए कि जज साहब ने समरी ट्रायल कर लिया उसका, और समरी ट्रायल करने के बाद जज साहब का मूड चेंज हो जाता है, नहीं यार मुझे 1 साल से ज्यादा सजा देनी चाहिए थी, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, समरी ट्रायल को कैंसिल कर सकते हैं तथा आप दोबारा से उन गवाहों को बुला सकते हैं, दोबारा से पूरे प्रोसेस के द्वारा उसके ट्रायल दोबारा से शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन अभी तक हम इतना पढ़ रहे हैं कि धारा 22 ये कहती है समरी ट्रायल किया जा सकता है मजिस्ट्रेट को। क्यों किया जा सकता है, मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए, और सजा कितनी दी जा सकती है भाई, 1 साल तक की सजा उसके अंदर दी जा सकती है। अब हमारे पास आखिरी धारा जो हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता चल जाएगा। आखिरी धारा हमारे पास है धारा नंबर 23, और धारा 23 बात करती है किसके बारे में भाई, नियम बनाने की शक्ति। लास्ट में हम हर एक्ट के अंदर यही पढ़ रहे हैं, है ना, नियम बनाने की शक्ति। लगभग अब तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं ना, 5 एक्ट हम पढ़ चुके हैं, हर एक्ट के अंदर हमने यही देखा है कि नियम बनाने की शक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन ये पहला एक्ट हम देख रहे हैं जिसके अंदर नियम बनाने की शक्ति किसके पास है भाई, राज्य सरकार के पास है। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास, केवल और केवल राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा कि नियम बनाने की शक्ति वाला यदि हमने पॉइंट पढ़ लिया तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है। इसके बाद में यदि कुछ, जैसे मैंने बताया ना 25 धाराएं हैं, 23 नंबर है, 24 नंबर में भी कुछ होगा, 25 नंबर में भी कुछ होगा, वो हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी दृष्टि से, क्योंकि वो कभी ना कभी डिलीट हो जाना है। इसलिए हमारे लिए ये जो हमारा एक्ट था, पीटा एक्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। 9 तक सेक्शन हमने कल किए थे, 13 से हमने आज करने शुरू किए। 13 के अंदर क्या था, जल्दी जल्दी हम अगर रिवीजन करें, 13 के अंदर था विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, या किसकी नियुक्ति भाई, हाँ 13 के अंदर मैं एक बात आपको बताना भूल गया। 13 के अंदर मैंने आपको बताया विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद मैंने बताया मजिस्ट्रेट साहब को यदि ऐसा लगे तो वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को भी विशेष पुलिस अधिकारी बना सकते हैं, या रिटायर्ड सेना अधिकारी को भी बना सकते हैं। यदि राज्य सरकार को ऐसा लगे ना कि विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए किसी सलाहकार बोर्ड बनाने की जरूरत है, विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए क्या जरूरत है भाई, किसी सलाहकार बोर्ड के बनाने की जरूरत है, तो विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए 5 सदस्यों का सलाहकार बोर्ड बनाया जा सकता है। 5 सदस्य सलाहकार बोर्ड बनाया जा सकता है, और पांचों के पांचों सदस्य कौन होंगे भाई, समाज कल्याण से संबंधित होंगे। और ये भी कहां लिखा गया है भाई, आज सेक्शन नंबर 13 के अंदर ही लिखा गया है।
और बाद में हमने देखा एक दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति भी सेक्शन नंबर 13 के अंदर की जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। 14 नंबर में हमने देखा अपराधों का नेचर कैसा होगा, अपराध हमारे पास संज्ञेय प्रकृति होगी। 15 में देखा बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है ऐसी जगह की। 16 के अंदर हमने देखा ऐसी जगह पर यदि व्यक्तियों को छुड़वाने के लिए आदेश दिया जा सकता है, एसआई रैंक के व्यक्ति को किसी को भी मजिस्ट्रेट साहब ऐसा आदेश दे सकते हैं कि वहां पर वेश्यावृत्ति हो रही है, उन लोगों को आप छुड़वा के लाओ। और उसके बाद धारा 18 के अंदर हमने क्या देखा था कि यदि किसी मकान के अंदर ऐसी वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है जो पब्लिक प्लेस के 200 मीटर के दायरे के अंदर है, तो वहां के जो भार साधक अधिकारी है उसका या जो मकान मालिक है उसको ऐसा नोटिस दिया जा सकता है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपना मकान खाली करवा लो, वरना आपके मकान को जब्त किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 19 के अंदर कि जो सेक्शन 16 के तहत आए हुए बंदे हैं, सेक्शन नंबर 18 के तहत आए हुए व्यक्ति हैं, या वेश्यागृह की किसी भी महिला ने यदि मजिस्ट्रेट साहब को आवेदन किया है तो उनके लिए मजिस्ट्रेट साहब सेक्शन नंबर 19 के तहत आदेश दे सकते हैं कि इनको सुधार गृह के अंदर रखा जाए, इनको संरक्षण गृह के अंदर रखा जाए, या इनको न्यायालय की देखरेख के अंदर रखा जाए। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 में कहता है कि राज्य सरकार अपने राज्य की सीमाओं के अंदर सुधार गृह बनाएगी, संरक्षा गृह बनाएगी। ये कितने बनाएगी भाई? जितनी उनको लगता है कि आवश्यकता है। उसके बाद 22 के अंदर हमने देखा इसका ट्रायल कौन करेगा, विचारण कौन करेगा? भाई हमारे पास जेएम फर्स्ट करेंगे या हमारे पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। उसके बाद विचारण के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं। 22 कै के अंदर हमने देखा कि स्पेशल कोर्ट बनाती है राज्य सरकार, और 22 कै के अंदर हमने देखा स्पेशल कोर्ट बनाती है केंद्र सरकार। उसके बाद हमने देखा 22 कै के अंदर जो विचारण किया जा सकता है वो समरी ट्रायल भी किया जा सकता है, लेकिन समरी ट्रायल के लिमिटेशन हमारे पास है कि मैक्सिमम कितनी सजा दी जा सकती है भाई? 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। और लास्ट में हमने देखा नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? नियम बनाने की शक्ति किसके पास है भाई? राज्य सरकार के पास है। और इसी के साथ हमारा एक्ट होता है कंप्लीट। कल हम मिलेंगे एक नए एक्ट के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तथा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनकी आप भलाई चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नए एक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।